बाइनोमियल में अभी तक की हमारी जो बात हुई है उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट टाइम रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे का पढ़ेंगे। तो हमने बाइनोमियल जब शुरू किया था तो सबसे पहले हमने एनसीआर पे बात की थी, ठीक है। तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले हम लिखते हैं एनसीआर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ठीक है ना। अच्छा, एनसीआर का मीनिंग क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट। हाँ, सिलेक्शन ऑफ आर थिंग्स आउट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स या ऑब्जेक्ट एक ही बार में, ठीक है। और हमने पैरेलली ये भी सीखा था कि रिजेक्शन ऑफ n माइनस आर थिंग्स, यस, है ना, रिजेक्शन ऑफ n माइनस आर थिंग्स आउट ऑफ n थिंग्स, ठीक है। अब इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला था? n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, वेरी गुड, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। फिर हमने फैक्टोरियल को भी डिफाइन किया था कि फैक्टोरियल क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, ठीक है ना। हमने प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ पढ़ा, बहुत इजी है फैक्टोरियल। एक नोटेशन होता है, ठीक है, उसका यहाँ पे हमने उसमें एक जो रिवाइज करने वाली जो बात है वो ये है कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, स्पेसिफिक केस है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। उसके बाद एनसीआर को लेकर के हमने कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखे थे। तो एनसीआर का पहला रिजल्ट क्या था जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? एनसीएन माइनस आर। एनसीआर कैन बी रिटन एज एनसीएन माइनस आर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब आर जो होता है वो एन के हाफ से ज्यादा होता है, यस। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा है 10c8 तो आपका आर जो है वो इसके हाफ से 5 से ज्यादा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 10c 10 माइनस 8 दैट इज 10c2। फिर 10c2 को हमने ओपन करना सीखा, 10 into 9 upon 2 डिसेंडिंग ऑर्डर में 2 बार, जितना लिखा है नीचे उतनी बार ब्रेक करो। तो 10 into 9 अपॉन नीचे जो लिखा है उसका फैक्टोरियल ओपन कर दो एंड देन सॉल्व आएगा, ठीक है ना। और पैरेलली मैंने, ठीक है, देखो पैरेलली मैंने इसमें क्या किया था कि आपको कुछ फैक्टोरियल याद करने को कहा था, यस। जैसे 0 फैक्टोरियल तो 1 हो गया, 1 फैक्टोरियल 1, 2 फैक्टोरियल 2, 3 फैक्टोरियल 6, वेरी गुड, 4 फैक्टोरियल 24, 4 into 3 into 2 into 1, ओके। और 5 फैक्टोरियल 120, वेरी गुड। 6 फैक्टोरियल 720, और 7 फैक्टोरियल 5040, हाँ 50 40, मैंने बोला था हिंदी में याद, है ना, 50 40, सही क्या? चलो अब इसमें ये प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एनसीआर की एक प्रॉपर्टी एनसीएन माइनस आर। अगली प्रॉपर्टी थी एनसीए इक्वल टू एनसीबी अगर दिया है a plus b is equal to n, तो a plus b is equal to n। आपको हवा भी नहीं लगेगी कब ये प्रॉपर्टी काम आने लग जाएगी आपको आने वाले क्वेश्चंस में, आपको पता ही नहीं लगेगा अच्छा ये प्रॉपर्टी लगानी है। आपको सिर्फ एक ही बात का इंडिकेशन दिखेगा, अच्छा दोनों साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड n ऊपर इक्वल दिया है, यस। अगर n इक्वल दिया तो तुरंत ये प्रॉपर्टी क्लिक करनी आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। बीच में इक्वल टू का साइन इसमें दिखाई देता हमको, ठीक है ना, इधर ध्यान रखना इक्वल टू का साइन होना चाहिए। फिर एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि एनसीआर प्लस एनसीआर माइनस 1 n plus 1 cr, ऊपर से नीचे एक का डिफरेंस क्या होता है? n plus 1 cr आएगा, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी और थी एनसीआर अपॉन एनसीआर माइनस 1, क्या होती है प्रॉपर्टी? n plus r minus 1, n minus r plus 1 अपॉन r। याद नहीं हो रहा है तो देखो ऐसे याद करो, मैंने आपको सिखाया था याद करने का तरीका। इन दोनों में जो छोटा है, दोनों r में कौन छोटा है? ये वाला छोटा है, इसको n में से घटाओ, तो n में से r माइनस 1 घटाओगे तो n माइनस r प्लस 1, और इन दोनों में जो बड़ा है r और r माइनस 1 में उसको ऊपर लिख दो, मतलब यहाँ पे डिवाइड में लिख दो, आया, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हमने की थी। फिर हम लोग इसमें कोई प्रॉपर्टी हम लोग छोड़ रहे हैं, यस, रैबिट प्रॉपर्टी, वो तो कुछ नहीं है। एनसीआर में आप क्या लिख सकते हैं? n by r, n और r बाय नहीं है, सिर्फ n के नीचे r लिखा है ऐसा, हाँ वो ऊपर n फिर थोड़ी गैप के बाद नीचे r। फिर वो दांत उखाड़ो वाली प्रॉपर्टी है ना, n by r, n minus 1 n minus 1 by r minus 1 and so on, है ना। इस तरीके से आप ब्रेक करते जाओ जितनी आपको जरूरत है, और फिर बाकी एक एक कम करके एनसीआर के फॉर्म में लिख दो उसको। फिर कुछ छोटे छोटे रिजल्ट और थे, मैंने बोला था याद ही रख लेना डायरेक्ट, जैसे कि NC0 कितना होगा? 1 होगा, वेरी गुड। NC1 n, वेरी गुड, और NCN 1। ये छोटे छोटे रिजल्ट है जो आपको याद होने चाहिए ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएंगी चीजें। जब बाइनोमियल के क्वेश्चन करेंगे तो हमारा मकसद क्या है? कम टाइम में ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना, प्रैक्टिस के साथ, तो ये इसकी हेल्प लगेगी तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बोला था 5c2 भी याद कर लेना, 5c2 कितना होता है? 10 होता है, ठीक है ना, यस। ये कुछ चीजें, अच्छा कभी ऐसा तुमको दिख जाए फैक्टोरियल में -5 तो बोल देना नॉट डिफाइन, क्या बोलोगे? नॉट डिफाइन, क्योंकि नेचुरल नंबर का ही फैक्टोरियल निकलता है उसमें। अगर मैं अपनी बात को बहुत अच्छे से क्लियर करूं तो नेचुरल नंबर यूनियन 0, यस, यानी कि होल नंबर का फैक्टोरियल निकलता है, ठीक है ना। बुक्स में हालांकि कहा जाता है कि
प्रोडक्ट ऑफ n नेचुरल नंबर, लेकिन यूनियन जीरो को भूल जाते हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि स्पेसिफिक केस है तो ये भी शामिल हो रहा है इसमें फैक्टोरियल में, तो ध्यान रखना फैक्टोरियल में होल नंबर आता है, होल नंबर का ही फैक्टर निकलेगा, नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल नहीं निकलेगा। पॉइंट में डेसिमल में भी नंबर होगा तो फैक्टोरियल नहीं निकलेगा, पॉसिबल उसका नहीं है, ठीक है। फिर बाइनोमियल पे हम बात कर रहे थे, जैसे अगर हम लोगों को x प्लस a की पावर n को ओपन करना है, ठीक है, सबसे पहले डिग्री के बारे में बात कर लो, डिग्री बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। इसको ओपन कैसे करते थे हम लोग, nc0, आगे वाले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस, पीछे वाले टर्म की पावर जो नीचे लिखा है वो, प्लस फिर nc1, आगे वाले की पावर इन दोनों का डिफरेंस, फिर a की पावर कितना 1 एंड सो ऑन। फिर रास्ते में कहीं पे कौन सी टर्म आएगी, जनरल टर्म आएगी, है ना, जनरल टर्म r प्लस ncr, ओनली ncr, ठीक है ना, ncr x की पावर n माइनस r, a की पावर r, और फिर लास्ट में ncn वाली टर्म एंड देन फिर क्लोज, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में ये सीखा था कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 जितनी पावर होती है उससे एक ज्यादा, ठीक है ना, एक ज्यादा, ओके। और फिर इसी में nc0, nc1, nc2 एंड अप टू ncr, अप टू ncn, ये सब क्या होते हैं, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कहलाते हैं, ये सब क्या होंगे, nc0 nc1 से लेकर के ncn तक, ये सब क्या है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, ठीक है क्या, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है ना। इसमें NCR में ये भी पता कर लो कि n और r में क्या रिलेशन होता है आपस में, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, हाँ, n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, ठीक है क्या, है ना। और कुछ बात इसमें जो हमने पढ़ी है लास्ट क्लास में, आई थिंक इतना ही हमने पढ़ा है, ठीक है। चलो आगे का स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं x प्लस a की होल पावर n के एक्सपांशन में मैं अगर आपसे पूछूं कि इसकी जनरल टर्म क्या होगी, तो जनरल टर्म को हम कैसे लिखते हैं, tr प्लस 1 इज इक्वल टू tr प्लस 1 टर्म, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता था, ncr x रेज़ टू n माइनस, ठीक है, आगे वाले की पावर n माइनस r और a की पावर r, ठीक है। फिर हम अगर इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, n+1, ठीक है ना, एक ज्यादा। फिर टोटल n+1 टर्म्स है, ठीक है, इसमें n+1 टर्म्स टोटल खुलेंगी इसमें। अगला अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट को लेकर के एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि जो इक्विडिस्टेंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जैसे कि nc0 किसके बराबर होगा, ncn के, ये फर्स्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ये लास्ट, इसको जब एक्सपांड करोगे तो लास्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। फिर nc1 जो बराबर होगा किसके, ncn-1 के। अब इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि इसमें फॉर्मूला लगा दो ncr में ncn-r, इसको n-r करोगे तो n-n 0 हो जाएगा, n-r करोगे इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा, आ रहा है एंड सो आ रहा है क्या, ठीक है। चलो तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखो क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसके अंदर मैं पहला लिखता हूं, नंबर 1 लिखो, 1 माइनस एक्स टू द पावर 15, बताओ इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी खुलेंगी, 16, कितने खुलेंगी, 16 खुलेंगी, चलिए बहुत बढ़िया। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, सपोज 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 15, इसके एक्सपांशन में कितनी टर्म्स खुलेंगी, ये हमें बताना है, कोई आइडिया, टर्म्स, हाँ, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी ओपन होंगी हमें ये बताना है, इसकी होगी और 16 प्लस 33, देखो इधर देखते ही क्लिक होना चाहिए कि ये 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है अंदर की तरफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, हाँ, लिखा है कि नहीं लिखा है, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिखा है और उसकी पावर में क्या लिखा है, 15 लिखा है, तो ये टोटल कितना हो गया, 1 माइनस एक्स की पावर कितना बोलो, 30, 31, सही है क्या, आप बताओ कितनी टर्म्स खुलेंगी, 31, कितनी 31 टर्म्स खुलेंगी, सही है क्या, आ रही बात समझ, यस, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मेंस में। चलिए इसी में मैं क्वेश्चन नंबर 3 पूछता हूँ, सपोज अगर आपको कोई देता है 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब की होल पावर 15,
कितने नंबर ऑफ टर्म्स खुलेंगे? 46 खुलेंगे। चलिए देखते हैं कैसे कैसे क्लिक किया। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब है। क्या है ये? 1 प्लस एक्स का होल क्यूब। बहुत बढ़िया, ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा है अंदर की तरफ, चेक कर लो, चेक करो इसको। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। सही है क्या? yes. देखो जाएगा 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1 ही हो जाएगा। a क्यूब प्लस b क्यूब दैट इज x क्यूब, वो लिखा हुआ है। 3a स्क्वायर b, तो 3 1 का स्क्वायर x, तो ये 3x हो जाएगा, और 3ab स्क्वायर, ठीक है ना, तो 3 × 1 × x स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अंदर की तरफ ये 1 प्लस एक्स का होल क्यूब लिखा है, और उसकी पूरे में पावर 15 है, तो कितना जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 45, और 45 पावर होते ही देखो कितनी टर्म्स खुलेंगी? 46 टर्म्स इसमें खुल जाएंगे। सही है क्या? यस। आए समझ में? कोई दिक्कत इसमें समझने में इसको नहीं? अब सपोज पॉइंट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x क्यूब। जस्ट सपोज ऐसा दे दिया किसी ने, सामने वाले ने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, तब क्या करोगे आप? अब इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। क्या लगता है सर? एक्स की जगह पर को सब्स्टिट्यूट करें? सब्स्टिट्यूट क्यों करें? देखो सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। अभी तक की बात ऐसी थी कि वो परफेक्टली हमें समझ में आ रही थी। हाँ। कुछ स्क्वायर बन रहा है, किसी का क्यूब बन रहा है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, कुछ नहीं बन रहा है, तो दूसरे फंडे काम करेंगे। दूसरे फंडे कैसे काम करेंगे वो देखो। आप यहाँ पे देखो, इस पूरे में x की मिनिमम पावर कितनी है? 0 यहाँ पर दिख रही है ना, x की मिनिमम पावर कितनी है? 0। और इस पूरे में x की हाईएस्ट पावर कहाँ पर है? 3। यहाँ पर है, x की पावर कितना है? 3 है। सही है क्या? आ रही है बात? yes. सुनना को ध्यान से। जिस दिन ये 15 इन पावर पे चढ़ेगा, जब ओपन करोगे ना, इसको एक्सपांड करोगे, इसको 2 मान के एक्सपांड करोगे ना, बाइनोमियल लगाओगे इसमें, तो ये पावर में चढ़ेगा। चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा? तो ये कितना होगा? x की पावर 0। अरे 15 इस पे जब चढ़ेगा पावर पे, तो x की पावर 0 ही बनेगा ना। और यहाँ पर x की पावर कितना होगा? 45 होगा। कितना होगा? 45 होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब आप यहाँ पे एक बात ये देखो, अब यहाँ पे आप गैप देखोगे। क्या देखोगे? गैप बोले तो आप कहाँ से कहाँ तक चल रहे हो? तो आप 0 से कहाँ तक चल रहे हो? 45 तक चल रहे हो। कहाँ तक चल रहे हो? 45 तक। तो इसमें गैप जो दिख रहा है वो 45 का गैप आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी 46 टर्म्स। आ रहा है क्या समझ में? नहीं आ आएगा? ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ऐसे ऐसे सोचना है, मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर तक में कितना चल रहा हूँ, कितनी डिस्टेंस में कवर कर रहा हूँ, आपको वो देखना है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन दो। सही लिखो। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सपोज मैंने ऐसा दिया, इसमें मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताना है। बताओ। बता पाओगे? यस। इसमें इसमें कितना आ रहा है? 31 आ रहा है क्या? देखने चलो। देखो इसमें x की मिनिमम पावर क्या है? 1। x की मिनिमम पावर कितनी है इसमें? 1। ठीक है, और इसमें x की मिनिमम पावर कितनी है? सॉरी, मैक्सिमम पावर कितनी है? 3। तो जिस दिन 15 इन दोनों पे चढ़ेगा, तो देखो x की पावर 15 से आप कितना जाओगे? x की पावर 45 तक जाओगे। आप कितना चल रहे हो? कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है आपकी? 30 हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी जाएगी? 31 टर्म्स खुलेंगी आपके पास। आएगा समझ में? आ रहा है समझ में? ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितना आ रहा है इसमें? 61 टर्म्स। 61 आ रहा है। देखो 61 नहीं आएगा इसमें। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इसमें x की मिनिमम पावर कितनी है? 0। उसकी पावर कितनी चढ़ेगी वहाँ पे? 15। कितनी चढ़ेगी? अच्छा, यहाँ पे पावर 10 कर लो। इसमें और इसमें दोनों में पावर 10 कर लो। कितनी पावर कर लो? 10 पावर कर लो। ठीक है ना।
देखो x की पावर यहाँ पे मिनिमम कितनी है? 0। तो पावर 10 चढ़ेगी तो x की पावर 0 ही हो जाएगा ये तो, ठीक है। और यहाँ पे x की पावर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? x की मैक्सिमम पावर 4, उसकी पावर 10 चढ़ेगी तो 40 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई हो गया। गेप कितने का? 40 का। 40 का। तो टोटल टर्म्स कितनी बनेगी? 41। लेकिन 41 नहीं आएंगे इसमें, x एंड x क्यूब नहीं मिल रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पे x की पावर 0 है, x की पावर 2 है, x की पावर 4 है, यानी कि x की पावर 1, x की पावर 3 मिसिंग है। यानी यहाँ पे जो एक्सपांशन होगा ना उसमें एक एक टर्म्स की गेप में एक्सपांशन होगा। यहाँ तक क्या था? अभी तक कोई पंगा नहीं था। देखो x की पावर 0, x की पावर 1, 0 पावर 1 पावर 2, यहाँ पे 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, एकदम सीक्वेंस में हम जा रहे थे। तो हम लोग फ्लो में बिल्कुल सही आंसर दे रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपको अब रुक के सोचना पड़ेगा कि आपका यहाँ पे जो गेप है ना वो 20 का गेप है। अब नहीं यहाँ समझ, ये दिखने में 40 का गेप दिख रहा है बट एक्चुअल में 20 का गेप, क्योंकि आपकी हर टर्म एक अल्टरनेट खुली है ना, x की पावर 1 नहीं है इसमें, 3 नहीं है, इस तरीके से। तो आपके पास आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? 20 + 1, दैट इज कितना टर्म्स खुलेंगे इसमें? 21 टर्म्स खुलेंगे। नहीं आंसर आया क्या? आ रहा है ना समझ में? यस। ठीक है, देखो इधर अगले क्वेश्चन के बारे में बात अगर करें तो यहाँ पे आप देखो x की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 0। यहाँ पे x की पावर -3 है। तो देखो इसकी पावर कितनी चढ़ेगी यहाँ पे? 30 चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी? इसकी पावर कितनी चढ़ेगी यहाँ पे? बोलो -30 चढ़ेगी ना। देखो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच का गेप ढूंढ रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे जो गेप आएगा वो कितने का आएगा आपके पास गेप? 60 का गेप आएगा। इन दोनों की पावर का गेप देख रहे हैं आप, कितने का आ रहा है गेप? 60 का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो यहाँ पे जो टोटल टर्म्स हो जाएंगी वो कितनी होंगी? 2 निकाल देनी है। हाँ अब देखो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो ना, x की पावर -3 से आप x की पावर 0 पे जा रहे हो, फिर x की पावर 0 से 3 पे जा रहे हो। गेप कितने का चल रहा है? 3 का गेप चल रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का गेप चल रहा था ना हर जगह, तो इसको आप ऐसा भी बोल सकते थे कि 40/2 + 1 दैट इज 21, ऐसा भी लिख सकते हो। एक पैटर्न बन रहा है, इन सारे क्वेश्चंस में एक पैटर्न फॉलो अप हो रहा है। तो यहाँ पे गेप 60 का है, लेकिन हर टर्म अपने आप में 3 की पावर का गेप ले रही है, पावर 3 का गेप ले रही है ना हर एक में, तो डिवाइडेड बाय 3 आएगा समझ? yes. और +1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में एक टर्म ज्यादा होती है हमेशा, इसलिए। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर? 21 आएगा समझ में? तो 21 टर्म्स इसमें खुलेगी, 21 इसमें खुलेंगी, 31 इसमें खुलेंगी, 46 टर्म्स इसमें खुलेंगी, 46 इसमें खुलेंगी, ठीक है ना? आ रहा है समझ में? कॉपी करो। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड, लिखो क्वेश्चन, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ a plus b plus c होल पावर n, a plus b plus c की पावर n। अब इसके एक्सपांशन में मुझे टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना है, ठीक है ना? तो कैसे हम सोचेंगे? अब यहाँ पे आप मिनिमम पावर से मैक्सिमम पावर पे नहीं जा सकते। yes. यहाँ पे सारी टर्म्स बिल्कुल कांस्टेंट टर्म खुल गई एक तरीके से, अननोन कांस्टेंट खुल गई, और पावर भी अननोन है हमारे लिए। आ रहा है समझ में? पावर भी क्या है? अननोन। सर b plus c को एक अलग टर्म ले ले। ओके चलो, तो कह रहा है कि a plus b plus c को एक अलग टर्म ले लेते हैं, उसकी होल पावर n लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या करें? तो अब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगी n+1 इसके लिए तो, और बाद में b plus c raised to n आएगा एक नंबर, तो उसके लिए भी n+1 टर्म्स होगी। ओके, तो मतलब टोटल n+1 + n+1, मतलब टोटल 2n+1 हो जाएगा। 2n+2 नहीं देखो ऐसे सोचना सही है, बट इस तरीके से हवा में नहीं सोचेंगे। थोड़ा इसको लेफ्ट में लिख देता हूँ, ऐसा बिल्कुल हवा में नहीं सोचेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करके थोड़ा सा स्टेप्स लिख करके देखेंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो रहा है। यस है ना। सबसे पहले हमने क्या किया, b plus c को एक अलग ब्रैकेट में डाल दिया और उसको एक अलग नंबर मान लिया। तो ये अपने लिए x plus y की पावर n जैसा है, इसका एक्सपांशन कर दें हम लोग, बाइनोमियल एक्सपांशन कर देते हैं इसका। ये जाएगा देखो nc0, क्या जाएगा? nc0, a की पावर कितना? n, और b plus c की पावर 0, वो तो 1 हो जाएगा, उसको भूल जाए। प्लस फिर अगला कौन आएगा? nc1, a की पावर कितना? n-1, और b plus c की पावर कितना? 1। आ रहा है क्या समझ में? ठीक है। फिर अगला आएगा nc2,
ए की पावर कितना n-2 और b प्लस सी की पावर कितना बोलो 2 आ रही है बात समझ में, ठीक है। फिर nc3 a की पावर n-3 और b प्लस सी की पावर कितना 3। ऐसे बढ़ते 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 आप कहाँ तक जाओगे, लास्ट टर्म तक जाओगे कि नहीं जाओगे, ठीक है ना। तो सुनना लास्ट टर्म क्या होगी ncn, सही है क्या, a की पावर 0 और b प्लस सी की पावर n, यहाँ तक कोई दिक्कत नो। एक्सपांशन कर दिया। अब एक्सपांशन करने के बाद आप ऑब्जर्व करो, देखो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 1 है, एक ही टर्म है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई के एक टर्म बन रही। अब सुनना ध्यान से, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में ये जब b प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा तो टोटल टर्म्स कितनी खुलेंगी 2। अरे जब इसको b से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म तो ये, और इसको जब c से मल्टीप्लाई करोगे तो एक टर्म है, तो टोटल ये कितनी टर्म्स ओपन करवा रहा है हमसे 2। आ रहा है क्या समझ, ठीक है। फिर सुनना यहाँ पर आप b प्लस सी का होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो क्या होगा b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यानी अंदर की तरफ 3 टर्म बन रही है। तो 3 टर्म को इस बाहर वाले से जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 3 टर्म खुलेगी कि नहीं खुलेगी, ठीक है। ऐसे सोचो, अब इसमें कितनी टर्म खुलेंगी 4 टर्म खुलेंगी इसमें। आ रहा है क्या समझ, देखो ये जब इसके एक्सपांशन में पहली टर्म ने एक टर्म दी, दूसरी टर्म ने कितनी टर्म दी 2 टर्म दी, ठीक है ना, तीसरी टर्म ने 3 टर्म दी। आ रहा है क्या समझ, या ऐसा सोचो कि यहाँ पे b प्लस सी की पावर 0 था, b प्लस सी की पावर कितना था 0 था, तो उसने एक टर्म दी। यहाँ पे b प्लस सी की पावर 1 है तो 2 टर्म खुल रही है, b प्लस सी की पावर यहाँ पे 2 है तो 3 टर्म, b प्लस सी की पावर 3 है तो 4 टर्म। तो सोचो ये कितनी टर्म खोलेगा n-1 n+1 या n, इसकी पावर n है तो n+1 टर्म। हाँ मैं इसीलिए ये ऑब्जर्व करवा रहा हूँ। वैसे मैं मेरी इच्छा नहीं थी, अभी मैं सोच रहा था तुम गलत आंसर दो पहले, क्योंकि सोचोगे ऐसे तभी समझ में आएगा, मैं डायरेक्ट बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा। पहले फिर मैंने कोशिश की, चलो बता देता हूँ सीधा सीधा। देखो वापस से सुनना, b प्लस सी की पावर 0 थी तो 1 टर्म खुली। कोई भी एक पैटर्न पकड़ लो, आपको तो इसमें इस आदमी को देखना है कि कितनी टर्म खोलेगा, n खोलेगा या n+1 खोलेगा या n-1 खोलेगा, ये देखना है। तो b प्लस सी की पावर 0 था तो 1 टर्म खुला, b प्लस सी की पावर यहाँ पे 1 था तो 2 टर्म, एक ज्यादा आ रहा है ना, यहाँ पे पावर 2 है तो 3 टर्म। तो सोचे यहाँ पावर n है तो n+1 टर्म्स खुलेंगे। अब आपके पास जो नंबर है वो क्या क्या, इसने 1 टर्म दिया, उसने 2 टर्म दिया, उसने 3 टर्म दिया, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको कहाँ तक जाना है n+1 तक जाना है कि नहीं जाना है। अब देखो 1 से लेकर के n तक होता तो हमारे लिए सम क्या होता, n+1/2। यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में, n into n+1/2। लेकिन सुनना ध्यान से, यहाँ पे n की जगह n+1 है तो रिप्लेस कर दो n को, नहीं आ समझ में, n को रिप्लेस कर दो ना, रिप्लेस n बाय n+1। कहाँ रिप्लेस करोगे, इसके अंदर रिप्लेस कर दोगे, आएगा समझ में, ठीक है। तो कितना जाएगा, n की जगह n+1 रखा और वहां पे n की जगह n+1 रखोगे तो n+1+1 दैट इज n+2 डिवाइडेड बाय कितना 2। तो ये इतनी टर्म खुलेंगी इसके एक्सपांशन, आएगा समझ में। अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी करो। चलिए राइट डाउन टू नेक्स्ट हेडिंग, मिडिल टर्म। देखिए हेडिंग मिडिल टर्म, ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो मिडिल टर्म की अगर बात करें तो बाइनोमियल एक्सपांशन में जब आप कोई सीरीज बनाते हो, एक्सपांड कर रहे हो मतलब एक सीरीज बन रही है, तो उस सीरीज में कोई ना कोई एक मिडिल टर्म होगी, ठीक है। उस मिडिल टर्म का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, जो हम फाइंड कराते हैं समझ आएगा, ठीक है ना। क्योंकि उसका कोफिशिएंट जो होता है ना, मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हमेशा मैक्सिमम वैल्यू अकर करता है, इसलिए हम लोग इस मिडिल टर्म वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सोचो अगर किसी बाइनोमियल एक्सपांशन में सपोज किसी एक्सप्रेशन x प्लस a की पावर n के एक्सपांशन में आप मिडिल टर्म देखना चाहते हैं, तो दो बातें यहाँ पे, दो बातें डिपेंड करेगा, पावर कैसी है, पावर कैसी। अब देखो पावर अगर ऑड होगी, सॉरी पावर पहले इवन लेते हैं, पावर अगर इवन होगी, सुनना ध्यान से, अगर एक्सपांशन में पावर इवन दे रखी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n+1 खुलेंगी, यस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड खुलेंगी, और ऑड खुलेंगी तो कितनी मिडिल टर्म आएंगी, एक मिडिल टर्म आएंगी। अगर n इवन हुआ तो 1 मिडिल टर्म, और वो मिडिल टर्म को आप कैसे ढूंढोगे, आप ढूंढोगे उसको t n/2 + 1 वाली टर्म से। आप ये फॉर्मूला लगा के देखोगे t n/2 + 1 वाली टर्म ही मिडिल टर्म दिखेगी, ठीक है। मैं अभी इस पे एक एग्जांपल ले लूंगा। अब सपोज n अगर ऑड हो गया, n कैसा हो गया ऑड, पावर ऑड दे दी तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन खुलेंगी, ठीक है ना, एक ज्यादा, तो 2 मिडिल टर्म आएंगी। जैसे किसी सीरीज में
जैसे 6 टर्म्स की सीरीज है तो 2 मिडिल टर्म होती है उसमें, एक सिंगल मिडिल टर्म नहीं होती एग्जैक्ट में, ठीक है। तो कितनी मिडिल टर्म आएंगी यहाँ पे, 2 मिडिल टर्म आएंगी, और वो आप लिखोगे tn+1/2 और tn+3/2 वाली टर्म जो होंगी ये आपकी दोनों मिडिल टर्म बन जाएगी, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। सपोज अगर आपको x+a की पावर किसी ने दे दिया 5, क्या दे दिया 5। अब बताओ पावर में n कैसा है, इवन है या ऑड है? ऑड है ना। n अगर ऑड है तो 2 मिडिल टर्म खुलेंगे। देखो अब इसमें फर्स्ट टर्म खुलेगी, सेकंड टर्म खुलेगी, थर्ड टर्म खुलेगी, फोर्थ खुलेगी, फिफ्थ खुलेगी, और कहां तक जाएगा, सिक्स्थ टर्म तक खुलेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे टोटल टर्म्स इवन नंबर ऑफ टर्म खुल रही है, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें आपको मिडिल टर्म ढूंढना है। मिडिल टर्म बोले तो जो इक्विडिस्टेंट हो, एक ऐसी टर्म जिसके इधर और इधर इक्वल टर्म हो। तो ऐसी कोई टर्म बीच में सेंटर में बन नहीं रही है, यहाँ पे देखो नहीं बन रही ना। जैसे सपोज 3 ले लिया तो इधर तो 3 होगी, इधर 2 हो जाएंगी। मान लो 4 ले लिया तो इधर 2 इधर 3 हो जाएंगी, तो दोनों में फिर क्लैश हो गया ना। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को मिडिल टर्म कह देते हैं। ऐसा मत बोलना ना सर t 3.5 t 3.5, नहीं। टर्म्स हमेशा जो होती है ना वो इंटीजर की टर्म्स में होती है, इंटीजर होता है। जैसे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, कभी ऐसा नहीं होता कि हाफ टर्म, 3/2 टर्म, ऐसा नहीं होता कभी भी, ये गलत हो जाएगा, ऐसा मत सोचना, ठीक है ना। तो हमारे लिए ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएंगे। कौन कौन सी, थर्ड और फोर्थ। अब देखो वो इस फॉर्मूले से आ रही है डायरेक्ट। आपके पास n कितना है, 5 है, उठा के यहाँ पे रखो, तो t 5+1/2 कितना हो जाएगा, 6/2। 6/2 मतलब t3 हो जाएगा। यस अरे हुआ कि नहीं। तो थर्ड टर्म आपकी मिडिल टर्म हो गई। फिर अगर यहाँ पे आप 5 रखोगे तो 5+3 8, 8/2 4, तो t4 भी आपकी मिडिल टर्म है। तो ये दोनों मिडिल टर्म हो जाएंगी, होगी कि नहीं होगी, आया है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। अब सपोज x+a की पावर n, और इसके एक्सपांशन में मैं यहाँ पे n जो है वो 10 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, 10 ले लिया सपोज मैंने, ठीक है ना। और ये छोटा ले लेते हैं, चलो 6 ले लेते हैं, 6 ले लिया, ठीक है। अब देखो n कैसा है, यहाँ पे कंपेयर करो, n कैसा है, इवन। अगर n इवन है तो एक मिडिल टर्म आएगी। अब देखो दिखाता हूँ मैं तुमको, इसको ओपन करो। फर्स्ट टर्म खुली, फिर सेकंड टर्म खुली, थर्ड टर्म खुलेगी, फोर्थ टर्म खुलेगी, फिफ्थ टर्म खुलेगी, इसमें 6 खुलेगी, और कहाँ तक खुलेगी, 7 टर्म तक खुलेगा। yes. अगर n पावर में है तो n+1 टर्म खुलती है, हम पढ़ चुके हैं पहले। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे n की वैल्यू 6 यहाँ रखो उठा के, तो 6/2 + 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा, 4। यानी कि आपकी t4 मिडिल टर्म हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, मिडिल टर्म। अब देखो चेक करो, t4 की इधर कितने, 3 टर्म्स है, और इधर भी 3 टर्म्स है, एग्जैक्टली ये मिडिल में आ रही है। यस आ रहा है क्या समझ में, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि अगर n इवन हुआ, कंफ्यूजन होता है थोड़ा यहाँ पे बच्चे को कि यार से इवन में कैसे दो, एक मिडिल टर्म कैसे, इवन में तो 2 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। ये यहाँ पे इवन में एक मिडिल टर्म जस्ट बिकॉज ऑफ n+1 टर्म खुलने की वजह से आ रहा है, समझे। तो n अगर इवन है तो 1 मिडिल टर्म, और वो कौन सी है, tn/2 + 1 वाली टर्म। और अगर n ऑड है तो 2 मिडिल टर्म, और इन दोनों फॉर्मूले से आप उसको देंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो। देखो एक क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लिखो n 2 - 3x⁻15। इसका मतलब क्या हुआ, इन दिस मतलब इसके एक्सपांशन में, यस है ना। ये 15 है यहाँ पे, फाइंड। और इसमें मैं 4 बातें आपसे पूछूंगा। पहली बात ये है t6 एंड t7। सेकंड बात लिखो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट्स, ये नई चीज है आपके लिए, ये मैं सिखा दूंगा आपको। नंबर 3 मिडिल टर्म, और नंबर 4 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें सेकंड वाले को छोड़ के बाकी ट्राई करो।
देखिए इसके अंदर 6 टर्म और 7 टर्म पूछे ना, तो अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बताओ T6 कैसे फाइंड करेंगे। 15C5, हाँ एक कम होगा ना, ये TR+1 लिखा है तो यहाँ पे R आएगा, याद आया, जनरल टर्म से कंपैरिजन कर लो। तो 15C5 2 की पावर कितना 10, इन दोनों का डिफरेंस, और माइनस 3x की पावर कितना, जो ऊपर लिखा है वो, और सॉरी जो नीचे लिखा है वो पावर पे आया समझ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप 15C5 2 की पावर 10 माइनस बाहर ले लो, माइनस की पावर 5 है ना तो माइनस बाहर आ जाएगा, 3 टू दी पावर 5 और x की पावर 5 हो जाएगा। ये आपकी आ गई T6, 6 टर्म हमने फाइंड कर लिया। अब क्या पूछा था T7 बोले तो 15C6 2 की पावर कितना 9, ओके, और माइनस 3x की पावर कितना 6, पॉजिटिव खुलेगी क्योंकि माइनस की पावर इवन है, तो जाएगा 15C6 2 की पावर 9 3 की पावर 6 x की पावर 6। ये आपके दो आंसर आ गए, ठीक है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है ना इसी का सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड पार्ट में बोला है सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट। तो इसके एक्सपांशन में जितने भी कोएफिशिएंट आए हैं उनका सबका सम चाहिए, ठीक है ना। तो इसमें x की जगह 1 रख दो, क्या रख दो, x की जगह 1 रख दो, जो भी वेरिएबल दिखे ना उसको 1 रख दो, तभी तो कोएफिशिएंट आपको दिखेंगे ना। जो वेरिएबल है उसको खत्म करना है, खत्म करना मतलब उसको 1 रख देना है। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट का जब भी ये क्वेश्चन बने ना तो x की जगह 1 रखना है, तो कितना पुट करना है आपको, पुट x इक्वल टू 1। तो देखो इसमें भी रखेंगे ना, उधर तो रख ही रहे, इसके एक्सपांशन में राइट साइड तो रखेंगे, इधर भी रखेंगे, तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो कितना आंसर आएगा, सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट हो जाएगा। मैं इसको थ्योरेटिकली लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट का सम लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, आ रहा है समझ में, थोड़ा स्मार्टली काम करो। सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखो रखो यहाँ पे 1 रखो तो 2 माइनस 3 की पावर 15 कितना जाएगा, 2 माइनस 3 की पावर 15 कितना हो जाएगा, ये -1 आएगा समझ में। तो सम ऑफ ऑल कोएफिशिएंट में आपको x इक्वल टू 1 रख देना, ठीक है। नंबर थर्ड में क्या बोला उसने, मिडिल टर्म। अब देखो इसमें आपको देखना है n कैसा है, n इवन है या ऑड है, ऑड है। n अगर ऑड होता तो कितनी मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म आएंगी इसमें, 2 मिडिल टर्म आएंगी, 2mt। अब वो क्या क्या आएंगी, tn+1/3 और tn+1/2 और tn+3/2 आएगा समझ में, ठीक है ना। तो कौन कौन सी टर्म खुलेंगी देखो इधर, इट इंप्लाइज n की जगह रखो 15+1 16/2 यानी 8, सही है क्या, सही है ना। और इधर T9, तो T8 और T9, अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो आराम से, T8 और T9 को। देखो T8 कितना आएगा, T8 आ जाएगा 15C7 2 की पावर कितना 8 और माइनस 3x की पावर कितना 7, ये आपकी T8 आ गई। और इसकी जो T9 होगी वो क्या हो जाएगी 15C8 बोलो 2 की पावर कितना 7 और माइनस 3x की पावर 8, ये आपका T8 और 10 है। इसको प्रॉपर एक के नीचे लिखना है, ऐसे एरो मत बनाना, ठीक है ना, कॉपी में लिखते हो। पॉइंट नंबर 4 क्या बोला था, टोटल टर्म्स कितनी खुलेंगी, 16 खुलेंगी, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में, सिंपल क्वेश्चन था, एक ही क्वेश्चन में मैंने चारों कॉन्सेप्ट सिखा दिया आपको, कॉपी करो इसको। चलिए हेडिंग लिखिएगा ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट, ठीक है। अब ये ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट क्या है, इसके बारे में अगर बात करें तो देखें, लिखें इसके अंदर एरो करके लिखें, द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, द कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म is greatest। कहने का मतलब क्या है इसका, ये कहना चाह रहा है कि बाइनोमियल एक्सपांशन में जो मिडिल टर्म होती है ना उसका जो कोएफिशिएंट होता है वो ग्रेटेस्ट होता है, इसका कहने का मतलब ये आएगा समझ में, ठीक है। तो अब इसमें यहाँ पे देखो, मैं अगर x + a की पावर n के एक्सपांशन की मैं बात करूं तो सुनना ध्यान से, बहुत ही ध्यान से सुनना, अगर n इवन हुआ, n क्या हुआ, इवन हुआ, तो कितनी मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म, n इवन हुआ तो ऑल टर्म खुलेंगी, एक मिडिल टर्म आएगी, तो उस मिडिल टर्म का जो कोएफिशिएंट होगा, उसका जो कोएफिशिएंट होगा वो कोएफिशिएंट क्या होगा वो आपको देखना है, वही ग्रेटेस्ट होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो होगा, सोचो कितना होगा, अच्छा बताओ मिडिल टर्म क्या होती है, बोलो मिडिल टर्म n/2 + 1, तो इसका कोएफिशिएंट क्या जाएगा, सोचो n c n/2 +
हाँ n/2 यस वही होगा। जैसे इसको आप टी आर प्लस वन से कंपेयर करो, टी आर प्लस वन का कोफिशिएंट एनसीआर, तो वैसे ही एनसीआर मतलब एक कम कर दो ना, इसमें एक कम कर दो, तो ये आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। आया समझ में? यस ठीक है ना। इसको अगर ऐसा टाइम की ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट हो ज्यादा सही नहीं आया समझ, ए का मल्टीप्लाई थोड़ी कर रहे हैं हम इसमें, ठीक है ना। तो ये ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले तो ज्यादा सही है, ठीक है ना। यहाँ पे लिख लीजिएगा हेडिंग में ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट, ठीक है ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट की तो बात हो रही है यहाँ पे, तो ये आपका ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है, x के एक्सपांशन में। और अगर सपोज n अगर ऑड हुआ, n क्या हुआ? ऑड हुआ, तो कितनी मिडिल टर्म? 2 मिडिल टर्म, और वो क्या क्या खुलेंगी? t n + 1/2 एंड n + 3/2। अब बताओ इसके कोफिशिएंट, तो ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएंगे nc n + 1/2 - 1। देखो कैसे, nc बोलो n + 1/2 - 1। हाँ, इसको सॉल्व कर लो ना, कितना आ रहा है ये? n - 1/2 आ रहा है क्या? तो nc n - 1/2 सही है। एंड अगला क्या बनेगा? nc n + 1/2 n + 1/2, वेरी गुड। तो ये आपके ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट हो जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। तो ये लिख लीजिएगा। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन भी समझा देता हूँ इधर ही, ठीक है ना। तो लिखो, क्वेश्चन है 18CR will be maximum if R is क्वेश्चन मार्क। उसने क्या बोला कि 18CR क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अच्छा 18CR क्या है? कोई एक बाइनोमियल कोफिशिएंट दिया उसने, किसी एक्सपांशन से उसने कोफिशिएंट उठा के दे दिया और बोल रहा है, पूछ रहा है हमसे कि ये कब मैक्सिमम होगा, R की किस वैल्यू पर हम इसको मैक्सिमम मानेंगे। हाँ ठीक है ना। तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा। पहले तो जो एक्सपांशन यहाँ पर लिया है उसके एक ही मिडल टर्म होगी। कैसे पता चला? क्योंकि n 18 है, क्योंकि n 18 है। बहुत बढ़िया, ये आपको पकड़ना पड़ेगा कि इसमें n कैसा है? even है। n कैसा है? even है। तो एक मिडिल टर्म, और एक मिडिल टर्म में ये वाली कहानी चलेगी कि नहीं चलेगी? yes. एक मिडिल टर्म में ये वाली कहानी चलेगी। आ रहा है ना सब? तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दो। तो देखो इसमें ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या करो, n का हाफ करना है ना, n का हाफ r होगा, n का हाफ r होगा ना। तो यहाँ पे r कितना जाएगा? 18/2, दैट इज r इक्वल टू कितना? 9 आएगा हमें। तो 18C9 विल बी मैक्सिमम, ठीक है ना। और मैक्सिमम वैल्यू भी कैलकुलेट करवा सकता है वो, इसको ओपन कर लेना, आंसर आ जाएगा। आएगा हमें? यस ठीक है। अगर यहाँ पे n इवन की बजाय ऑड होता तब फिर आप ये वाले फॉर्मूले से जाते हैं। कुछ भी रटने वाली चीजें नहीं है, क्लियरली आपको ये चार्ट अगर समझ में आता है ना, तो ये कोफिशिएंट भी आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म का मतलब सब कुछ, जनरल टर्म नाम ही उसका जनरल टर्म है। जनरल का मतलब क्या? सब कुछ। उससे आप हर चीज कैलकुलेट कर सकते हो। नया यस, उसको आपने जनरलाइज मान लिया। आपसे कोई भी टर्म पूछो, कोई भी एक्सप्रेशन में वैल्यू पूछो, चाहे मिडिल टर्म की बात हो, चाहे मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की बात हो, कुछ भी आप जनरल टर्म को लेट कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग कंडीशन लगा दीजिए, दैट्स इट। आज हम कॉपी करो इसको। चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अप्रोच करें, तो अभी हम बात कर रहे थे किसकी? मिडिल टर्म के कोफिशिएंट की बात कर रहे थे ना, कि वो ग्रेटेस्ट होता है। yes. उसी पर एक क्वेश्चन हो रहा है, दिस सम इज मैक्सिमम व्हेन m इज क्वेश्चन मार्क। m की किस वैल्यू पर ये सम मैक्सिमम होगा? तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहली बात जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये समेशन दिया है, समेशन ओपन कर दो पहले तो। और ये क्या दिया है? एनसीआर दिया है, रेबिट वाला। ठीक है ना। तो सबसे पहले समेशन खोल दो, उसके बाद देखेंगे जो होगा। तो सुनना, ये इसको समेशन में i बराबर कितना रखोगे? सबसे पहले 0, दोनों में एक साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो जाएगा 10 0 और उधर कितना जाएगा? 20m, सही है क्या? यस, m - 0m हो जाएगा। फिर बीच में का साइन आएगा, मल्टीप्लाई प्लस माइनस प्लस, क्योंकि समेशन है इसलिए। अब क्या रखोगे? i बराबर कितना रखोगे? 1, तो 10 1 और इधर 20m - 1, सही है क्या? सही है ना। फिर अगला क्या रखोगे? प्लस लगा के 10 i कितना रखोगे? 2 रखोगे, इधर 20m - 2 एंड सो ऑन। कहां तक? आखिरी आदमी कौन है? n, तो जाएगा 10m और इधर 20 वेरी गुड, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको देखना है कि ये जो समेशन है ये मैक्सिमम m की किस वैल्यू पर होगा। अब m फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे? इसमें टोटल
टर्म्स कितने वो निकाले फिर वो देखिए। कैसे पता करेंगे टोटल टर्म्स? हाँ m+1 टर्म्स है टोटल। m+1 टर्म्स कैसे पता किया? ये 0 से m तक जा रहा है, कोई भी एक। ठीक है चलो m+1 टर्म्स, ठीक है m+1 बोल दो या n+1 बोल दो, n+1 टर्म्स, ठीक। फिर अगर m ऑड हुआ तो नंबर ऑफ टर्म इवन हो जाएगी, और अगर m इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाएगी। देखो अब इसमें ऑड टर्म्स है ये सारे। हाँ तेरे हिसाब से ये ऑड टर्म्स है ना सारी, मतलब नहीं, दो केस हो सकते हैं, m के डिपेंडेंट, m के ऊपर डिपेंड होकर। ओके कौन कौन से? सर अगर यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स m+1 है, तो अगर m इवन हुआ तो नंबर ऑफ टर्म्स टोटल नंबर ऑड हो जाएगा। क्या बात कर रहा है? m को बोल ही जाना, तो n की बात कर, नंबर ऑफ टर्म्स को n से दिखाते हैं, n। हाँ तो टोटल टर्म्स आपके पास n+1 टर्म्स है कि नहीं? Yes. टोटल टर्म्स n+1, यानी ऑड टर्म्स लिखिए ऑलरेडी, ये 1 2 ऐसे लिखते लिखते ये ऑड टर्म्स लिखिए, इसमें तो m मत लगा, m क्यों मिक्स कर रहा है इसमें? ऑड टर्म्स लिखिए तेरे पास। अगर ऑड टर्म होती है तो टोटल मिडिल टर्म कितनी आती है? 2। अगर n ऑड होता ना, ये पावर n, अरे ये किसी एक्सपांशन के पावर होगा ना n+1, किसी का पावर होगा ना सर, ये एक्सपांशन है। अच्छा ये एक्सपांशन है तो उसका पावर n होगा तब Power ये n n+1 आएगा। ठीक है चलो मान ली, चलो तेरी बात सही सोच रहा है, ठीक है पावर n रहा एक होगा। ही मिडल टर्म होगी। लेकिन अब पावर n होगा तो एक ही मिडिल टर्म होगी, और मिडिल टर्म कैसे ढूंढेगा? तो इसमें सवाल ये, चल यहाँ तक सही सोच लिया तुमने, ठीक है कैसे सोचेंगे? कोई आइडिया? नहीं देखो सुनना ध्यान से, 10 ये क्या लिखा है? 10c0 10c0, 10c0 का मतलब 1। नहीं, बेसिक 10c0 का मतलब you selected 0 things out of 10 different things। 10c0 का मतलब ये multiplied by 20cm, 20cm का मतलब you selected m things from them, out of 20 different 20 different things, और दोनों मल्टीप्लाई में है। इसका मतलब ये पूरा काम एक ही साथ हो रहा कर है। रहे हो। यस, ये काम आप एक साथ कर रहे हो, यानी कहने का मतलब ये है कि किसी एक बड़े से कमरे में आपके पास 2 बॉक्स हैं, उन दोनों बॉक्स में कुछ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स रखी हुई है। एक बॉक्स में टोटल थिंग्स 10 है, टोटल ऑब्जेक्ट आपके पास 10 है, और एक में टोटल ऑब्जेक्ट कितने आपके पास 20 है। तो आप फर्स्ट बॉक्स में अपना हाथ डाल रहे हो, और इस केस के लिए आप उसमें से फर्स्ट बॉक्स में जिसमें 10 ऑब्जेक्ट रखे हैं वहां से आपने 0 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, और यहां से आपने 20 ऑब्जेक्ट में से m ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। तो टोटल आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट कितने हुए दोनों बॉक्स के मिला के? 30। नहीं सुनो ना, टोटल ऑब्जेक्ट कितने हुए दोनों बॉक्स को मिला के? 30 में से आप कितनी थिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हो दोनों बॉक्स में से? m थिंग्स को सिलेक्ट कर रहे हो। इसका मीनिंग ये है कि 30 ऑब्जेक्ट में से आप m ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो? सेलेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अब इसके बारे में बात करते हैं। देखो ऊपर 10 में से आपने एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया इधर, और इधर m-1 को सेलेक्ट किया 20 में से। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हमारे पास अभी भी? 30। और नीचे आप टोटल कितने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो? m ही कर रहे हो। यहाँ भी सेम केस था, 30 में से m, 30 में से m, यानी यहाँ भी सेम होगा। सोच के देखो, ऊपर 30 दोनों का डिफरेंस, सॉरी नीचे दोनों का सम करोगे तो m आएगा। यस, ऊपर भी सम करोगे तो 30 आएगा। तो 30 में से आप कितनी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हो? m को। यहाँ भी देख लो, यहाँ भी देख लो, यानी ओवरऑल इस क्वेश्चन के लिए इस समेशन का मतलब क्या है कि 30 में से आप m ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो। तो इसको आप डायरेक्टली 30cm लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है ना, आ रहा है समझ? ये सारी इस पूरे के पूरे को आपने तोड़ के रख दिया, जरा सा बना दिया। जो तू कह रहा था ना, जो तू सोच रहा था कि सर इसमें n टर्म्स होंगी, आप मेरे को मिडिल टर्म ढूंढना है, मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट ढूंढना है, वो ये रहा, यही है, डेफिनेटली यही है। तो मैं इसको लिख दूं इधर साइड में, m थिंग्स, या ऐसा लिखें सेलेक्टिंग m थिंग्स, सही है क्या? सेलेक्टिंग m ऑब्जेक्ट, थिंग्स बोल दो ऑब्जेक्ट बोल दो, एक ही बात है, आउट ऑफ 30 ऑब्जेक्ट, सही है बात? यस, कोई दिक्कत इसमें? अब आपको यहाँ पर ये आपका मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट आ गया है, ये क्या आ गया? मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो ये आपको मैक्सिमम चाहिए, अरे ये मैक्सिमम चाहिए ना आपको, तो ये m की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा? ये इवन है, मतलब n/2 + 1 वाले, n/2
ये इवन है ना, अभी चार्ट आपके पास बना हुआ है, अगर ये इवन है तो यहाँ पे मैंने लिखा था n c n/2 का कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा, यही कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा ना, तो n का आधा कर दो इधर नीचे तो कितना जाएगा 15, तो m बराबर कितना आया 15, आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया? हाँ या ना तो बोल दे। यस। तो n इक्वल टू कितना जाएगा 15, कॉपी करो। चलो दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्वेश्चन, फाइंड मिडिल टर्म इन x² प्लस 1/x की होल पावर 9 लिखा है ना यहाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आप एक बार ध्यान रखना, उसने बोला है फाइंड मिडिल टर्म। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव तो मैंने दिया नहीं है, मतलब ऑप्शन दिए नहीं ना, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसे डील करोगे? मिडिल टर्म बोला है ना, तो यहाँ पे आपके माइंड में दो चीजें आनी चाहिए कि मिडिल टर्म कौन सी होगी ये बताना है, या वो मिडिल टर्म क्या होगी ये भी बताना है, पूरी कैलकुलेट करनी। तो आपको दोनों ही आंसर देना है फिलहाल, करो। देखो इसमें पावर में n कैसा है, इवन है या ऑड है। हो गया क्या? चलो देखो, सबसे पहले ये देखो कि पावर में n कितना है, n कैसा है, ऑड है, n की वैल्यू 9 है जो कि ऑड है। अगर n ऑड होता है तो कितनी मिडिल टर्म होती है? दो मिडिल टर्म होती है। चार्ट याद करो, चार्ट का ये वाला हिस्सा याद आ रहा है? अच्छा, वो दो मिडिल टर्म कौन सी होगी? tn plus 1/2, that is t9 plus 1/2, that is t5, यानी फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होगी एक तो, और tn plus 3/2, that is t, बोलो कितना? 9 plus 3/2, ठीक है ना, t6। वैसे ये क्लियर ही हो रहा है कि 5 के बाद अगली जो होगी 6 ही होगी ना, ये एक साथ होते हैं अल्टरनेट, मतलब अल्टरनेट इन द सेंस कि कॉन्जिक्यूटिव होते हैं, लगातार आते हैं। अब बताओ t5 कैसे कैलकुलेट करोगे, बोलो क्या लिखोगे? 9c4, वेरी गुड। यहाँ एक कम आता है, ठीक है ना, जनरल टर्म का फॉर्मूला देख लीजिएगा सब, और आगे वाले की पावर कौन है? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज 5, और पीछे वाले 1/x की पावर कितना? 4। इसको फर्दर सॉल्व कर लो, x की पावर कैलकुलेट कर लो, बस 9c4 अपनी जगह पर है, ये 5 2 10, और ये 4 पावर ऊपर जाके घट जाएगी ना, तो x की पावर कितना जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी जिम्मेदारी है कि 9c4 को और सॉल्व करें, पूरा एकदम इंटीजर वैल्यू में आंसर दें इसमें, ठीक है। मैं इतना ही छोड़ रहा हूँ। t6 बताओ, t6 क्या लिखूं? 9c5, सही है। x स्क्वायर की पावर कितना? 4, और 1/x की पावर कितना? 5। सॉल्व कर लो इसको फर्दर, तो 9c5, अच्छा 9c5 और 9c4 बराबर होंगे, यस, तो एक ही बार कैलकुलेट करना, उसी को यहाँ चिपका देना। x की पावर कितना? 8 - 5, दैट इज 3, सही है ना, ये 5 है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। दो मिडिल टर्म, दोनों के आंसर कॉपी करो। एक और क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, देखो सॉल्व करो इसको। फाइंड द मिडिल टर्म इन 3/x² minus x³/6 raised to the power 8। मिडिल टर्म फाइंड करना है।
यस। चलो आगे देखो, सबसे पहले n बताओ, n कितना है इसमें 8, ओके इवन है, n कैसा है इवन इवन है। अगर n इवन होता है तो कितने मिडिल टर्म, एक मिडिल टर्म, वन मिडिल टर्म, और वन मिडिल टर्म कौन सी, n/2 + 1। n/2 + 1, देखो वहां पे n+1/2 आता है, ये पूरा एक साथ लिखते हैं हम लोग, और यहाँ पे n/2 जो है वो सिर्फ n के अपॉन में, और +1 अलग है, तो जाएगा t, n कितना है 8/2 + 1, कोई डाउट है नहीं, तो यहाँ से कितना आ रहा है t 5 आ रहा है, यानी फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म है, सही है क्या। अब फिफ्थ टर्म कैसे सॉल्व करोगे, t5 को कैसे कैलकुलेट करोगे, 3/x² की होल पावर कितना, इन दोनों का डिफरेंस, यानी आगे वाले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस 4, और माइनस x³ की होल पावर कितना जाएगा 4, इसको सॉल्व कर लो, 8c4 3 अपॉन 6 इन दोनों को साथ साथ लिखो, माइनस की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा, x की पावर कितना यहाँ पे 12, और यहाँ से कितना 8, तो x की पावर हो जाएगा ऊपर जाकर के 4, बाकी इसको आप पूरा कैलकुलेट करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा, कॉपी। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, इफ कोएफिशिएंट ऑफ x⁴ and x⁴ in the expansion of 2 + x/3 whole power n are equal, then we have to find the value of n। इसके एक्सपांशन में x⁴ और x⁴ के जो कोएफिशिएंट है ना वो आपस में इक्वल है, तो मुझे क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है, तो उसके एक्सपांशन को क्या पूरा करोगे, नहीं, तो एक टर्म, एक स्पेसिफिक टर्म जहाँ पर x⁻⁷ आता है वो ही खुलेंगे। अच्छा, तो वो कैसे पता चलेगा, अगर n की वैल्यू हम देखो 2 + x/3 की पावर n दिया है, यस, अब आपको इसके एक्सपांशन में x⁴ चाहिए, तो सुनना ध्यान से, जब आप इसका पहली टर्म बोलोगे nc0, क्या बोला आपने nc0, सुनना ध्यान से, nc0 तो आगे वाले टर्म की पावर n और पीछे वाले की पावर 0, तो x की पावर तो 0 खुला, फिर जब nc1 खोलोगे, अगला सेकंड टर्म जब खोलोगे तो nc1 2 की पावर n और x/3 की पावर 1, तो x की पावर 1 आ रहा है, यानी सेकंड टर्म में x की पावर 1 आ रहा है, आपको x की पावर 7 तक जाना है, तो आप क्या खोलोगे इसमें, आप खोलोगे इसमें nc7 खोलोगे, नहीं आ सकता, nc7 2 की पावर n-7, सही है क्या, और x/3 की पावर कितना 7, अब देखो x की पावर 7 खुला कि नहीं खुला, आएगा समझ में, तो ऐसा आपको सोचना पड़ेगा रैंडम, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि एक 1 + x की पावर n का एक्सपांशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो रट लेना उसको, तो 1 + x की पावर, देखो ये 1 + x जैसा ही है, इधर कांस्टेंट और इधर वेरिएबल है, अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ पूरा बाहर, तो ये 1 + x जैसा ही है, तो उसके एक्सपांशन में यहाँ जितना होता है ना, यहाँ पर उतनी x की पावर खुलती है, आया समझ, तो ये x की पावर 7 का कोएफिशिएंट लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, x की पावर 7 का कोएफिशिएंट इधर, ठीक है ना, और अच्छा कोएफिशिएंट नहीं लिखा, अभी x की पावर 7 हटा देंगे हम लोग, कोएफिशिएंट लिखने के लिए हम लोग हटा देंगे, ठीक है, तो इसको मैं हटा दूंगा कोएफिशिएंट लिखने के लिए, यहाँ पे मैं इसको 1/3 की पावर 7 कर देता हूँ, ठीक है, मुझे सिर्फ कोएफिशिएंट से लेना देना है, x से कोई लेना देना नहीं है, वेरी गुड, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, उसने क्या बोला, x की पावर 7 और x की पावर 8 के कोएफिशिएंट आपस में कैसे इक्वल है, तो ये x की पावर 8 के कोएफिशिएंट हम यहाँ से लिखेंगे, कितना जाएगा nc8, बोलो 2 की पावर कितना n-8, और 1/3 की पावर कितना 8 हो जाएगा, तो ये दोनों कोएफिशिएंट आपस में इक्वल कर दिए मैंने, ये x की पावर 7 का x की पावर यहाँ पर 8 का हो जाएगा, ठीक है ना, इनको आपस में इक्वेट करके n फाइंड करना है, चलो n फाइंड करें, कैसे फाइंड करें सर, nc8/nc7 लिख कर ले, अच्छा nc8/nc7, ऐसा क्यों करें हम, ncr/ncr - 1 वाली प्रॉपर्टी लगा, बहुत बढ़िया, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको तो इधर ले जाओ और इनको इधर बुला लो, हाँ, आएगा समझ में, तो 2 की पावर n-7 और यहाँ पे क्या लिखा है, 1/3 की पावर कितना है यहाँ पे 7, इसके डिवाइड में ले आओ, 2 की पावर n-8 और 1/3 की पावर 8 पूरा इधर ले आओ, उधर क्या ले जाएगा, nc8/nc7, ये तो प्रॉपर्टी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब देखो 1/3 की पावर ऊपर 7 है और 1/3 की पावर नीचे 8 है, 7 पावर तो कट गई, नीचे 1/3 बचा, वो 3 ऊपर चला जाएगा, नहीं आ सकता, यस, ऊपर जाएगा ना, और 2 की पावर सुनना ध्यान से सुनना, ऊपर n-7 और नीचे n-8, पावर को ऊपर ले जाके सब्ट्रैक्ट करा दो, तो n-7 माइनस n + 8, n से n गया तो -7 + 8 दैट इज 1, तो 2 की पावर 1 हो जाएगा, सही है क्या, तो 3 2 यहाँ पे 6 दिख रहा है मुझे, और इधर ये कितना हो जाएगा n-7 अपॉन कितना 8,
फॉर्मूला है अपने पास, लिख दूं मैं इधर साइड में, Yes. NCR अपॉन NCR माइनस 1 कैन बी रिटन n माइनस आर प्लस 1 n माइनस आर प्लस 1 अपॉन R. r। देखो कंपेयर करो, NCR r की जगह 8 है और नीचे एक r कम है, तो n में से जो छोटा वाला है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं और जो बड़ा वाला r है वो डिवाइड में चला जाएगा। सब्ट्रैक्ट किया n में से 7 को और 8 नीचे चला गया। इसको सॉल्व करो, ये कितना है इधर 6, इधर लिख देता हूं मैं, 6 इज इक्वल टू n माइनस 7 बाय 8, इसको मल्टीप्लाई करो प्लस 7, तो 8 6 जा 48, 7 इधर बुला लो, प्लस का 7 इक्वल टू n, तो n कितना जाएगा 55। 55, ठीक है ना, कॉपी करो, ये आपका आंसर हो जाएगा।